दोबारा देखते हैं। साइंस जो है ना, साइंस के कितने पार्ट हैं हमारे? 4। कौन से? रासायनिक विज्ञान, फिर कौन से हमारे हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक। और फिर तीसरे नंबर पर कौन पढ़ता है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। भैया पीछे आवाज जरा सा ना करो। और तीसरे में कौन सी हमारी? पर्यावरण। कौन सी है? अर्थात पहले जो हम विज्ञान पढ़ते थे ना, तो 3 विज्ञान पढ़ते थे। कौन से पढ़ते थे? रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। लेकिन अगर बिना पर्यावरण के ये तीनों विज्ञान कैसी रहती है? अधूरी रहती है ना, क्योंकि अगर पर्यावरण अच्छा ही नहीं हुआ तो हम विज्ञान चाहे जितनी ज्यादा ज्ञान ले लेना, हम बीमार होते रहेंगे। तो इसीलिए वो क्या जोड़ा गया हमारा? पर्यावरण, क्योंकि एनसीईआरटी जोड़ा गया ना, इसीलिए हमारा एक चैप्टर जोड़े गए हैं कि हमारे पर्यावरण। ठीक, इसलिए हम पर्यावरण पढ़ते हैं। इसीलिए विज्ञान को कितने पार्ट में डिवाइड किया होगा? इसमें 4 पार्ट में। ठीक, अब पहला हमारा क्या हो गया? रासायनिक विज्ञान। और हर एक सब्जेक्ट के क्या होते हैं? फादर होते हैं। इसीलिए हमारा जो रासायनिक विज्ञान है, अर्थात रसायन विज्ञान है, जिसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में? केमिस्ट्री। उसके पापा कौन है? वो ये 4 लेसन ही 9th में है ना। पहले लेसन का क्या नाम है? हमारे आसपास के। ठीक, दूसरे लेसन का क्या नाम है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? और फिर तीसरा हमारा क्या है? परमाणु एवं अणु। चौथा लेसन क्या हमारा? परमाणु की संरचना। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी के पापा कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु को ही विज्ञान का भी फादर माना जाता है। कौन सा माना जाता है? विज्ञान का भी पापा किसको माना जाता है? अर्थात ये कैसे हुआ कि जीव विज्ञान के भी पापा कौन है? अरस्तु फादर, और विज्ञान के भी फादर कौन है? अरस्तु। ये कैसे संभव हुआ? कारण ये है क्योंकि सबसे पहले कौन आया होगा? जीव आएंगे ना, तो जीवों का अध्ययन किया गया होगा ना, तो इसीलिए सबसे पहले जीवों के बारे में अरस्तु बताते हैं। इसीलिए विज्ञान का भी फादर किसको माना जाता है? अरस्तु को ही माना जाता है। जो ये जीव विज्ञान है, आगे चल करके कितने पार्ट में डिवाइड की गई है? 2 पार्ट में ना। एक क्या होती है? जंतु विज्ञान। एक क्या होती है? वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के पापा कौन होते हैं हमारे? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के पापा कौन होते हैं? वनस्पति विज्ञान के पापा कौन होते हैं? थियोफ्रेस्टस। कौन होते हैं? कौन होते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान, ये जीव विज्ञान 9th में कितने चैप्टर है? 2 पार्ट है ना। एक पहला लेसन का क्या नाम है हमारा? जीवन की मौलिक इकाई। और दूसरे लेसन का क्या नाम है हमारा? ऊतक। ठीक, टिश्यू। अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान। जो भौतिक विज्ञान है ना, वो कितने चैप्टर में बांटी गई है? 5 लेसन है ना। 5 लेसन है। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान के पापा कौन है? न्यूटन को माना जाता है ना, न्यूटन। ये कौन से है विज्ञान के पापा? तो ये हमारे क्या है? भौतिक विज्ञान। ठीक, लेकिन अगर तुमसे पूछ ले मॉडर्न फिजिक्स के, तो मॉडर्न फिजिक्स के हो जाते हैं? आइंस्टीन हो जाते हैं। ठीक, इनके चैप्टरों के नाम क्या हमारे? ठीक, पहला चैप्टर का नाम क्या है? गति। दूसरा क्या है? बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। तीसरे लेसन का क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। और चौथे लेसन का क्या नाम है आपका? चौथे लेसन का क्या नाम है? कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा। और 5वें लेसन का क्या नाम है? ना। ठीक, अब फिर पर्यावरण के फादर कौन है? तो पर्यावरण को परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है। इसमें एक पारिस्थितिकी है, उसके पापा किसको माना जाता है? अर्नेस्ट हेगल को। किसको माना जाता है?
में कौन सा चैप्टर नाम पढ़ते हैं? एक ही लेसन हमको पढ़ना होता ना, तो इसका क्या नाम है हमारा? खाद्य पदार्थ ना, खाद्य रासायनिक पदार्थ, खाद्य संसाधनों की में सुधार। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई? साइंस हो गई, जो हम कितने चैप्टर में पढ़ेंगे? 4, 2, 6 और 6, 5, 11 और 1, 12 चैप्टर हमको क्या पढ़ने पड़ते हैं? 9 में पढ़ने पड़ते हैं ना। अब सबसे पहला लेसन हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा स्टार्ट करते हैं लेसन? लेसन फर्स्ट, लेसन पहला। लेसन पहला का क्या नाम है? हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक, अब सबसे पहले हमारी डेफिनेशन बनती है पदार्थ। किसकी बनती है? पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहते हैं? अर्थात मेटल किसे कहते हैं? हाँ, जो क्या करेंगे? हमारे स्थान को घेरेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? पदार्थ। ठीक, और चाहे जिस प्रकार हो, चाहे जैसे हो, स्थान घेरने वाले को ही क्या बोलते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं? टच कर सकते हैं, ठीक, महसूस कर सकते हैं और क्या देख सकते हैं ना। जिनका आकार आयतन होगा वह सब क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। ठीक, जिनका आकार व आयतन होगा वह सब क्या कहलाएंगे? पदार्थ। जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं? 3। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3। अवस्थाएं जो होती हैं वो कितनी हमारी? मुख्यतः पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं? 3 हैं। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में कितनी हो गई है? 5। ठीक, मुख्यतः पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? 3। कौन कौन सी? ठोस होगी, द्रव होगी और क्या होगी हमारी? और इन्हीं तीनों मूल जो अवस्थाएं हैं 3 है। इन्हीं तीनों अवस्थाओं का प्रयोग करके चौथी और 5वीं अवस्था भी पदार्थ की बनाई गई। इसका क्या नाम है? प्लाज्मा नाम है, प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था कौन सी है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, क्योंकि ये 2 लोगों ने मिलकर बनाई। पहले का क्या नाम है? सत्येंद्रनाथ बोस, जो क्या थे? हाँ, कौन थे? हमारे भारत के साइंटिस्ट थे। और एक आइंस्टीन। तो उन दोनों लोगों ने मिलकर के 5वीं अवस्था खोजी है पदार्थ की, जिसे बोलते हैं BEC। BEC जो एनसीईआरटी में मिलेगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो अगर मुझे कोई पूछ ले BEC पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो 5वीं अवस्था। ठीक, अब इसमें क्या देखते हैं? आयतन और क्या? आकार या भी आकृति। ठीक, तो हम देखते हैं अगर डेफिनेशन बनाना चाहिए तो बना सकते हैं ना? यस सर। ठोस की डेफिनेशन क्या बनेगी? ठीक, तो जिनका आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो ठोस की डेफिनेशन क्या हमारी बनती है? वह पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। निश्चित के लिए हमने प्लस का निशान लगा दिया। ठीक, तो दोनों कैसे होते हैं? निश्चित। उन्हें क्या कहते हैं? हम ठोस कहते हैं। ठीक, अब ठोस में जो होंगे हमारे, जैसे मान लेते हैं हम कोई ठोस ले लें, ये क्या है हमारा? ठोस। तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे अर्थात कण, वो कैसे होंगे? बहुत पास पास, इतने पास पास, इतने पास पास, इतने पास पास कि हाँ इसमें कुछ भी हम डाल बीच में नहीं सकते हैं, अर्थात कोई भी स्थान नहीं होगा। ठीक, तो इसमें 2 प्रकार की ऊर्जाएं होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि
क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। कौन सा सिद्धांत बताते हैं? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होगी ना ही नष्ट, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी ना। इसीलिए ऊर्जाएं जो मुख्यतः होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी जिसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, एक होती हमारी काइनेटिक एनर्जी जो बोलते हैं गतिज ऊर्जा ना। तो या तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है या तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, अर्थात ये हमेशा क्रम चलता रहता है। इसीलिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। अब इसमें अगर आपसे पूछे स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा कौन सा देखते हैं? दूसरा हम क्या देखेंगे? गतिज ऊर्जा। ठीक, तो इसमें बताओ कौन सी ऊर्जा किससे अधिक है? तो इसमें देखो गतिज ऊर्जा की अपेक्षा स्थितिज ऊर्जा क्या है? ज्यादा है ना, क्योंकि ये सब कण क्या है? हमारे स्थित है। क्या है? स्थित। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या है? अधिक है गतिज ऊर्जा की अपेक्षा। ठीक, तो इसमें क्या होती है? तो नीचे पॉइंट अपन कैसे लिखेंगे कि कोषों में गतिज ऊर्जा की अपेक्षा स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक, हम कोष में जहां जितनी मेहनत कर लें उनके मॉलिक्यूल अर्थात कण क्या होंगे? चलेंगे फिरेंगे या फिर इधर उधर नहीं हिले हुए। ठीक, फिर दूसरे में आते हैं द्रव में। किसमें आते हैं? द्रव में क्या होगा? आयतन क्या होगा? निश्चित होगा, लेकिन आकार वाग्रत अनिश्चित होगा। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? वह पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार व आकृति अनिश्चित होती है, क्या कहते हैं हम? द्रव। क्या कहते हैं? ठीक, अगर द्रव की बात कही जाएगी तो क्या होगा इसमें? द्रव में क्या होगा? ये क्या हो गया? आपका ठोस हो गया, और ये क्या हो गया आपका? द्रव के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे होंगे? थोड़ा सा दूर। भैया बातें रखो यार, बातें ना करो क्यों? वीडियो में अब देखो द्रव जो होगा उसके जो कण होंगे वो कैसे होंगे? थोड़ा सा दूर दूर। अगर आप इसमें अम्ली डालोगे चली जाएगी ना द्रव में, है ना, अर्थात कण दूर दूर है। अब इसमें हम कुछ कर रहे हैं, हम जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि इसके कण क्या है? दूर दूर। तो इसमें कौन सी ऊर्जा किससे अधिक होगी? तो गतिज ऊर्जा की अपेक्षा स्थितिज ऊर्जा कोषों की अपेक्षा द्रव में क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, मतलब गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी, इससे कोषों की अपेक्षा। ठीक, अब अगर तुमसे पूछ ली कि सर जी ये कैसे बताओ होगा, तो कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं ग्लास ले लो, और ग्लास 1 लीटर का होना चाहिए। कितने लीटर का? 1 लीटर। एक लोटा ले लो, वो भी कितने का होना चाहिए? 1 लीटर का। ठीक, तो अगर मान लेते हैं ग्लास में 1 लीटर पानी हमने भरा, वही तो आकार उसका कैसा हो गया? ग्लास जैसा हो आकार। अब उसी में हाँ आयतन उसका कितना है? 1 लीटर। आयतन कितना है? 1 लीटर। तो आकार कैसा हुआ? ग्लास जैसा। ठीक, अब देखो हम क्या कर रहे हैं? वही पानी 1 लीटर का पानी किसमें डाल दें? लोटे में डाल दें। क्या डाल दें? लोटे में डाल दें। अब लोटे में जब पानी डालोगे तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? लोटे जैसा, लेकिन उसका आयतन 1 लीटर है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि आकार व आकृति तो बदली जा सकती है, अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? द्रव। ठीक, अब हम देखते हैं किसके बारे में? गैस के बारे में। किसके बारे में? तो गैस क्या होते हैं? वह जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आकार। जब दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक, तो गैस के मॉलिक्यूल अगर देखें जाए तो गैस की बात कर ले
तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफी ज्यादा दूर होंगे। कैसे होंगे? काफी ज्यादा दूर। ठीक, इसमें भी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा की अपेक्षा गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी ना, क्योंकि इसके कण बहुत ज्यादा गति करेंगे ना। अब इसके कण देखो कहाँ कहाँ गति कर रहे हैं ना। अब इसमें हाथ चलाना क्या है? बहुत आसान है, अर्थात कण क्या है? बहुत ज्यादा दूर दूर। अगर यही पानी होता तो हाथ चलाना क्या होता? थोड़ा सा कठिन, क्योंकि उसके कण होंगे क्या? पास पास। अभी यहीं पे दीवार होती तो उसमें हाथ नहीं ना चलता तो अर्थात उसके कण क्या होते? बहुत पास पास होते, बीच में किसी को आने की आवश्यकता नहीं। ठीक, उदाहरण के माध्यम से गैस को जानते हैं। तो जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि एक रूम है, क्या है आपका? रूम है मान लेते हैं, और रूम ऐसा रूम है कोई ना, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा रूम है। ठीक, ऐसा कोई रूम है ना। आराम से यहाँ पे कोई लगा दो सुगंध भरी चीजें, हवन हवन करना स्टार्ट कर दो। हाथ मंगलवार है ना, तो आराम से हवन करना स्टार्ट कर दो, तो पूरे रूम में सुगंध आएगी? नहीं आएगी। अगर कहीं बीच में कोई छोटा सा छिद्र है तो इस छिद्र से भी सुगंध इस तरफ निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। तो इससे क्या पता चला? अर्थात उसका ना तो आकार है ना ही आयतन ना। अगर इसमें कोई धूपबत्ती या फिर अगरबत्ती लगा दो ना, तो देखोगे पूरा कमरा क्या हो जाएगा? महकने लगेगा। जैसे तुम लोग का यूज करते हो शादी विवाह में जाने से पहले परफ्यूम है ना, तनिक से यहाँ हमारे फिर और निकल गए शादी में है ना, तो देखोगे कि हाँ जहाँ पे खड़े हो गए वहीं पे महक रहे, नहीं महक रहे। तो इसे क्या पता चला? कि उसका तो आकार और ना ही क्या है? आयतन। ठीक,